मॉर्निंग 9th क्लास। आज है हमारी वर्कशीट नंबर 87। डेट है 15 फरवरी 2022। यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम, यहाँ पर कक्षा अध्यापिका का नाम। लेसन हमारे चल रहा है लोकतांत्रिक राजनीति से संस्थाओं का कामकाज शुरू हुआ है। लेसन नंबर 4, संस्थाएं कौन सी थी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जो देश को चलाने का काम करती हैं, वो सारी संस्थाएं उनका कामकाज कैसे करती हैं ये इस लेसन में हम जानेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रणाली है, 3 स्तर की प्रणाली है हमारे देश में। सबसे पहली है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और तीसरी है स्थानीय सरकार। ये मैं बाद में बताऊँगी आपको क्या क्या है ये। केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के फैसलों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। सबसे पहली है विधायिका जो कानून बनाती, जो देश को चलाने के लिए कानून बनाती है। दूसरी है कार्यपालिका जो उन कानूनों का पालन कराती है। तीसरी है न्यायपालिका जो उस कानून की सही समीक्षा करती है कि कानून सही है गलत है और किस तरीके से लोग उसको लागू करेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या सज़ा दी जाएगी। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 3 तरह की संस्थाएं हैं हमारे देश में। विधायिका जो कानून बनाती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ये सब आते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी है कार्यपालिका जो कानून का पालन कराती है, मतलब वो सरकारी अफसर जो इनके अंडर में काम करते हैं, जो देश को चलाने में अपना मुख्य योगदान देते हैं। फिर तीसरी न्यायपालिका जो कानून व्यवस्था है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब। अब इनकी आवश्यकता क्यों है, इन संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता है। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कोई भी सरकार हम चुनते हैं कि उसको जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य ये सेवाएं उपलब्ध करानी ज़रूरी है। वह टैक्स इकट्ठा करती है, सेना, पुलिस और विकास कार्यों पर खर्च कर देती है। वह देश की रक्षा के लिए और लोगों के विकास के लिए टैक्स इकट्ठा करती है और खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधान नागरिक इसको बोलते हैं, मतलब देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, इसका फैसला मुख्य होता है। फिर है प्रधानमंत्री, सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों को इस्तेमाल करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है और इसको हम चुनते हैं। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम वोट डालकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। फिर ये अपने अधिकारों का जो अधिकार संविधान में लिखित है इसके लिए वो अधिकारों का इस्तेमाल करता है और दूसरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश भी करता है। फिर हमारा महत्वपूर्ण पार्ट संसद। संसद के 3 सदस्य हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, मतलब ऑफिशियल सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ये संसद में नहीं बैठते, राष्ट्रपति संसद में नहीं बैठते, ना लोकसभा में होते हैं ना राज्यसभा में होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी फैसला लेना हो संसद को तो इनकी मंजूरी ज़रूरी है। फिर है लोकसभा बनाम राज्यसभा, दोनों अलग अलग। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा वो होती है जिसमें राज्य के मंत्री बैठते हैं, अलग अलग राज्यों के कुछ स्पेशल मंत्री इसमें बैठते हैं और अपनी मीटिंग्स करते हैं। लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। लेकिन ज़्यादातर जो फैसले हैं, क्योंकि इसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है, तो ज़्यादातर मामलों में यही निर्णय लेता है। देखते हैं कैसे। किसी भी सामान्य कानून को, कोई भी कानून अगर देश के लिए बनाना है, पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है। अगर इनकी आपसी सहमति नहीं बनती, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की, तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा की 545। तो ये संख्या में ज़्यादा है, तो बहुमत आधार जब फैसले होते हैं तो ये बहुमत में हैं तो इनकी ज़्यादा वोट पड़ेंगे, इसलिए लोकसभा का फैसला माना जाता है। पैसे के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है।
कोई भी बजट पास होता है तो वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है, फिर उसको पास करना ही पड़ता है या वापस देना पड़ता है, और फिर वो जो कानून है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उसको लागू कर देता है तो देश में लागू हो जाता है। 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है, सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि उन सुझाव को माने या ना माने। राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोकेगी, फिर अगर उसमें कुछ सुधार करने होंगे सुझाव देती है, और लोकसभा को मानने हैं तो मानेगी, नहीं मानने तो नहीं मानेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। जो मंत्री होते हैं जो देश को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। जो लोगों को जो लोकसभा के इलेक्शन में जीतता है, जो भी पार्टी, वही पार्टी मिलकर किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लेती है। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कहते हैं कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। जो लोकसभा के सदस्य हैं, बाकी सारे दलों के जो सदस्य हैं, अगर वो ये बोलते हैं, आधे से ज़्यादा सदस्य ये बोलते हैं कि उनको मंत्रियों पर प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री को अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। जबकि राज्यसभा को अधिकार प्राप्त नहीं है। 3 नंबर में ये आ सकता है राज्यसभा बनाम लोकसभा। अब क्वेश्चन है, देश की केंद्रीय सरकार से आप क्या समझते हैं? प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। राजनीतिक संस्था की आवश्यकता क्यों है? तीसरा है, राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन अपनी भूमिका निभाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर वर्णन कीजिए। ये विशेष 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए, और ये भी आ सकता है। आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से कर लेंगे।